नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोन्टेजिया फ्रैक्चर के ऊपर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। मोन्टेजिया फ्रैक्चर यूजुअली बच्चों में होता है, ये एडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बच्चों में पाया जाता है। और इसमें अल्ना बोन का फ्रैक्चर होता है। हमारे जो लिटिल फिंगर है उससे उससे जो अलाइंड जो बोन है वो अल्ना बोन होता है, और इसका अल्ना बोन का प्रॉक्सिमल 1/3 में फ्रैक्चर होता है, समवेयर ओवर हेयर। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ये मोन्टेजिया फ्रैक्चर होता क्या है। कि जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इसका सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड मोन्टेजिया फ्रैक्चर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया, इट इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द अल्ना। ठीक है, प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। ये हो गया रेडियस का हेड में यहाँ पे डिसलोकेशन होता है, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द अल्ना भी फ्रैक्चर होता है और रेडियस का भी डिसलोकेशन होता है। तो चलिए मैं आपको इसका एक एक्सरे है, एक्सरे से मैं आपको समझा देता हूँ। ये है अल्ना, ठीक है, और ये है रेडियस बोन। ओके, मान लीजिए ये अल्ना का ये फुल लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लेंथ है। तो ये प्रॉक्सिमल 1/3, ठीक है, इसको अगर मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल 1/3। तो प्रॉक्सिमल 1/3 यहाँ पर होता है, स्लाइटली वहीं पर ये फ्रैक्चर होता है, और इसके साथ में रेडियल हेड का भी डिसलोकेशन होता है। ये भी देखिए अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये यहाँ पे आके डिसलोकेट होकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये होता है मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। इसलिए इसका पूरा नाम है मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, क्योंकि इसके साथ रेडियल हेड का भी डिसलोकेशन होता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ द अपर आर्म। ठीक है, डायरेक्ट कोई वहाँ पे हिट करता है, कोई स्टिक से, या फिर मान लीजिए मैं गिरा और टेबल का जो एज है इसमें जाके हिट करता है, तो उस टाइप के जो इंजरी होता है जिसमें डायरेक्ट ब्लो होता है और फोर आर्म के बैक साइड में हिट होता है, वहाँ पर ये फ्रैक्चर ये पाया जाता है। फिर ये हाइपर प्रोनेशन इंजरी, ये जो मोशन है ये हम इसको प्रोनेशन बोलते हैं। ये सुपिनेशन है, ठीक है, ये बोलते हैं प्रोनेशन। जब किसी कारणवश कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मतलब कि हाइपर प्रोनेशन, यानी कि नॉर्मल प्रोनेशन से और भी ज़्यादा वो प्रोनेट हो गया है, हाथ मुड़ गया है, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्चर मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब इसके टाइप क्या होते हैं? इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं। एक है एंटीरियर, या फिर इसको एक्सटेंशन टाइप कहते हैं। ये सबसे कॉमन है, यानी कि 85 to 90% जो मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है वो एंटीरियर टाइप का होता है। सेकंड है पोस्टीरियर, या फिर इसको फ्लेक्शन टाइप कहते हैं। ठीक है, थर्ड है लैटरल या फिर एडक्शन टाइप, ये लीस्ट कॉमन है। और फोर्थ है कंबाइंड, ये भी बहुत लीस्ट कॉमन है। ठीक है, ये दोनों जो थर्ड एंड फोर्थ है वो लीस्ट कॉमन है। तो अब चलिए हम एक एक टाइप के डिटेल्स में जाते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है एंटीरियर टाइप, या फिर जिसको हम एक्सटेंशन टाइप भी कहते हैं। ये जैसा कि हमने बोला अभी, ये सबसे कॉमन है। 85 to 90% लोगों को ये मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है, उसमें ये एंटीरियर टाइप पाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये है रेडियस, और ये है अल्ना। ठीक है, ये अल्ना बोन है। देखिए, तो इस एंटीरियर या फिर एक्सटेंशन टाइप में क्या होता है, फ्रैक्चर अल्ना एंगुलेट एंटीरियरली। ठीक है, जो ये फ्रैक्चर अल्ना है वो एंटीरियर की तरफ ये एंगुलेट किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये एंगुलेट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंशन टाइप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रैक्चर होकर के ये देखिए ये एक्सटेंड हो गया, ये जो है वो एक्सटेंड हो गया है, इसलिए हम इसको एक्सटेंशन टाइप भी कहते हैं। इसमें रेडियल हेड डिसलोकेट्स एंटीरियरली, जो रेडियल हेड है ये अपनी पोजीशन से एंटीरियर की तरफ ये डिसलोकेट हो गया है, तो इसीलिए इसको हम एंटीरियर टाइप कहते हैं।
अब हम समझना चाहेंगे कि अगला टाइप क्या है। अगला टाइप है पोस्टीरियर या फिर फ्लेक्शन टाइप, ठीक है, पोस्टीरियर या फिर फ्लेक्शन टाइप। इसमें भी देखिए ये ह्यूमरस है, रेडियस है और ये अल्ना है। अल्ना जो है वो यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर एंगुलेट्स पोस्टीरियरली, फ्रैक्चर का जो एंगल है वो पोस्टीरियर की तरफ गया है इसका एंगल, ठीक है। और देखिए ये जो फ्रैक्चर जो है वो एक तरह से फ्लेक्स हो गया है। हम इस तरह से फ्लेक्स करते हैं, ये जो है ये मोशन फ्लेक्शन है, तो फ्रैक्चर भी है जो है वो फ्लेक्स हो जाता है सामने की तरफ, इस तरह से फ्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको फ्लेक्शन टाइप भी कहते हैं। और इसमें द हेड डिसलोकेट्स पोस्टीरियरली, यानी कि रेडियल हेड डिसलोकेट्स पोस्टीरियरली, ठीक है, रेडियल हेड पोस्टीरियर की तरफ डिसलोकेट होता है, ठीक है। अगला जो टाइप है वो है लैटरल टाइप। ये देखिए ये लैटरल टाइप है, इसमें अल्ना बोन यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है और ये फ्रैक्चर हो करके ये लैटरली एंगुलेट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये लैटरली एंगुलेट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग लैटरल टाइप करते हैं। और इसमें जो रेडियल हेड है वो लैटरली डिसलोकेट हो रहा है, लैटरल की तरफ डिसलोकेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग लैटरल टाइप करते हैं। अगला जो है वो है फोर्थ और ये जो है फाइनल टाइप है इसका। इसमें देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करिए कि रेडियस में भी फ्रैक्चर है और अल्ना में भी फ्रैक्चर है, ठीक है। तो कंबाइंड टाइप में क्या होगा कि रेडियस और अल्ना दोनों में फ्रैक्चर होगा। तो हम चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अल्ना शाफ्ट एंड रेडियस शाफ्ट आर बोथ फ्रैक्चर्ड एंड रेडियल हेड इज डिसलोकेटेड एंटीरियरली, ठीक है, दोनों ही फ्रैक्चर हुआ है और उसके साथ साथ में रेडियल हेड जो एंटीरियर की तरफ डिसलोकेट हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब हम इसका क्लिनिकल फीचर समझने की कोशिश करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके साइंस क्या है। साइंस और सिम्टम्स में तो आप डिफरेंस जानते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट्स आपको डिस्क्राइब करता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। साइंस वो है जो आप इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है, आप जो देखते हैं उसको। तो इसमें सिम्टम्स क्या रहेगा, पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा, स्वेलिंग रहेगा, पूरा हाथ फोर आर्म जो है वो स्वेल हो जाएगा, साथ में डिफॉर्मिटी भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे या फिर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है या फिर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी है, लैटरल डिफॉर्मिटी, तो डिफॉर्मिटी दिखाई देने लगता है। तो ये डिफॉर्मिटी यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसके साइंस क्या है, क्रेपिटस, यानी कि जब हम पार्ट को मूव करेंगे तो वहाँ पर आपको कट कट सी आवाज़ सुनाई दे सकती है, जिसे हम क्रेपिटस कहते हैं। टेंडरनेस रहेगा, यानी कि उस पार्ट को अगर आप टच करेंगे तो वहाँ पर पेशेंट को पेन महसूस होगा, जिसको हम टेंडरनेस कहते हैं। डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, जाहिर सी बात है आपके एल्बो जॉइंट को भी वो अफेक्ट करेगा और आपके रिस्ट जॉइंट को भी अफेक्ट करेगा। और यहाँ पर आपका दोनों मोशन, रिस्ट का भी मोशन डिक्रीज़ हो जाएगा एंड एल्बो का भी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ हो जाएगा। साथ में आपका प्रोनेशन सुपिनेशन जो मोशन है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, एक्सरे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक्सरे ऑफ फोर आर्म एंड एल्बो एंड रिस्ट, सॉरी ये फोर आर्म है ये, ठीक है। हमें पूरा एक्सरे का देखिए, यहाँ पर आप एक्सरे देखिए, पूरा फोर आर्म का एक्सरे करना है। और एक्सरे में हमें हमेशा टिपिकली एल्बो जॉइंट को भी इंक्लूड करना है एंड देन रिस्ट जॉइंट को भी इंक्लूड करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रैक्चर का जो इम्पैक्ट है वो आपके एल्बो जॉइंट पे भी होगा, एल्बो जॉइंट में भी डिसलोकेशन हो सकता है, रिस्ट जॉइंट में भी डिसलोकेशन हो सकता है। इसीलिए हमें एक्सरे में का जो व्यू होता है उसमें दोनों जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना है। द हेड ऑफ द रेडियस शुड कोरस्पॉन्ड टू द कैपिटुलम इन एवरी व्यू, इन डिसलोकेशन और सबलेक्शन इट इज़ नॉट सो, ठीक है। यानी कि हर एक एक्सरे व्यू में हमें हेड ऑफ द रेडियस को अच्छी तरह से उसको व्यू में लेना है, ठीक है। ये हेड ऑफ द रेडियस है, इसका डिसलोकेशन और सबलेक्सेशन होने का चांस रहता है, तो हमें हर एक व्यू में हेड ऑफ द रेडियस को अच्छी तरह से उसका व्यू लेना है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि एनी फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ अल्ना इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली मोंटेजिया फ्रैक्चर। अगर अल्ना का में कोई किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर है और वो भी प्रॉक्सिमल 1/3 में है, तो बहुत चांसेस है कि वो मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसा कि मैंने बोला कि ये चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है, बच्चों में बहुत कॉमन है। तो बच्चों में ये क्लोज्ड रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया फॉलोड बाय above elbow POP cast for
4 to 6 वीक्स, यानी कि क्लोज्ड रिडक्शन करना है। इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सर्जन जो है उसको मैनिपुलेट करके पहले फ्रैक्चर को रिड्यूस करेंगे जनरल एनेस्थीसिया दे करके, फिर एक अबव एल्बो पीओपी कास्ट देंगे एल्बो के ऊपर तक, जो कि 4 to 6 वीक तक वो पीओपी कास्ट रहेगा। ठीक है, पीओपी कास्ट देते समय फोर आर्म का जो पोजीशन वो रहेगा वो सुपिनेशन रहेगा, यानी कि ये पोजीशन में रहेगा। ठीक है, ये प्रोनेशन पोजीशन है, ये सुपिनेशन रहेगा और थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्स रहेगा। देखिए ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्स रहेगा और ये सुपाइन पोजीशन में अबव एल्बो पीओपी कास्ट को लगाना है। ठीक है, अब एडल्ट में इसका क्या ट्रीटमेंट है? एडल्ट में क्लोज रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया टू बी ट्राइड फर्स्ट। पहले क्लोज्ड रिडक्शन बिना कोई सर्जरी के उसको ठीक करने की कोशिश किया जाता है, क्लोज्ड रिडक्शन किया जाता है एनेस्थीसिया में। अगर लग रहा है कि रिडक्शन सेटिस्फैक्ट्री हो गया है तो वहाँ पर प्लास्टर कास्ट लगाना है। ठीक है, और प्लास्टर कास्ट लगाने के बाद एवरी वीक, हर वीक एक चेक एक्सरे लेना है। ठीक है, चेक एक्सरे लेना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे रीडिस्प्लेस होने का पूरा चांस रहता है, दोबारा से डिस्प्लेस होने का बहुत चांसेस रहता है। और अगर ये रिडक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर सर्जिकली हमें इसे मैनेज करना पड़ सकता है, जिसमें ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, स्क्रू प्लेट देना पड़ सकता है या फिर नेल भी देना पड़ सकता है। तो इसमें एक क्लासिकल ट्रीटमेंट ये है कि वंस वी फिक्स द अल्ना, रेडियल हेड विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। जो क्लोज्ड रिडक्शन में क्या है कि जैसे हम अल्ना को रिड्यूस करेंगे, रेडियल हेड जो डिसलोकेट हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, अपने जगह पे वो आ जाता है। बाद अल्नार बोन को DCP डायनामिक कंप्रेशन प्लेटिंग, जो एक प्लेट और स्क्रू होता है वो प्लेट और स्क्रू लगा करके उसको फिक्स करना है, जो अल्ना का जो फ्रैक्चर है। ठीक है, उसके बाद रेयरली एल्न्यूलर लिगामेंट में बी इन्वॉल्व रप्चर, सो क्लोज रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो इन दिस केस बिसाइड अल्ना फिक्सेशन वी हैव टू गो फॉर एन्युलर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एन्युलर लिगामेंट का भी यहाँ पर रप्चर हो जाता है। एन्युलर लिगामेंट क्या होता है? रेडियल हेड के पास एक लिगामेंट होता है जो उसे अपने पोजीशन में बना के रखता है। ठीक है, तो उस लिगामेंट का रप्चर हो जाता है रेडियल हेड का डिसलोकेशन की वजह से। तो अगर ऐसा है तो ये क्लोज रिडक्शन से ठीक नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें सर्जरी करना पड़ता है। और इस अल्ना का फिक्सेशन के साथ साथ में हमें इस एन्युलर लिगामेंट का भी रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड केस आफ्टर 6 to 8 वीक्स। ठीक है, कोई एक ओल्ड केस है जिसको क्लोज रिडक्शन के ज़रिए उसको फिक्स किया गया था, लेकिन 6 to 8 वीक्स बीत गया है लेकिन वो ठीक से वो यूनियन नहीं हुआ, यानी कि एक केस जो है पुराना हो गया है। तो उस केस में सर्जरी करना पड़ सकता है। तो उसमें क्या किया जाता है? ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन किया जाता है विथ बोन ग्राफ्टिंग विथ DCP। ठीक है, for the head of the radius, excise the head of the radius so that there won't be restriction of supination and pronation। ये जो रेडियल हेड है, ये रेडियल हेड को एक्साइज किया जाता है, इसे काट करके, इस पार्ट को काट करके निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोनेशन सुपिनेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो इस पार्ट को हमें काट करके निकालना पड़ सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, एक्सीजन ऑफ द हेड इज़ नॉट डन इन चिल्ड्रन। बच्चों में ये रेडियल हेड का एक्सीजन नहीं किया जाता है क्योंकि इट कॉजेज प्रॉक्सिमल माइग्रेशन ऑफ द रेडियस विच कैन कॉज एंगुलर डिफॉर्मिटी ऑफ रिस्ट एंड एल्बो। ठीक है, बच्चों में ये रेडियल हेड का एक्सीजन नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर ये रेडियल हेड का एक्सीजन बच्चों में कर दिया जाए, चिल्ड्रंस में किया जाता है, रेडियस का प्रॉक्सिमल माइग्रेशन हो सकता है, यानी कि ये प्रॉक्सिमली माइग्रेट होगा जिसकी वजह से एल्बो का भी एंगुलेशन चेंज होगा और रिस्ट जॉइंट का भी एंगल चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए इसका बच्चों में रेडियल हेड एक्सीजन नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? एक है अर्ली कॉम्प्लिकेशन और एक है लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन यानी कि तुरंत फ्रैक्चर के बाद क्या हो सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इनसाइड द मसल बल्क। ठीक है, जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर सेगमेंट क्या करता है? हमारे फोर आर्म के मसल्स को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मसल बल्क के अंदर में प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है वो रुक जाता है। इसके वजह से ये हो सकता है कि जहाँ ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हुआ है उसके
डिस्टल की तरफ मसल्स में किसी प्रकार का नेक्रोसिस या मसल जो है वो डेड हो सकता है, या फिर वहाँ पे नर्व का भी डैमेज हो सकता है। दूसरा है नर्व डैमेज, ठीक है। जो फ्रैक्चर का जो शार्प एज है, उस शार्प एज की वजह से वहाँ पे जो नस गुजर रहा है वो एक है पोस्टीरियर इंटेरोसियस नर्व, इस नर्व को किसी प्रकार का वहाँ पे डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, रिस्ट में जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मोशन है वो रुक सकता है, ठीक है। अब इसका लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? क्रॉस यूनियन। तो जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है क्रॉस यूनियन। मैंने जो 4 टाइप्स में जो लास्ट टाइप है जिसमें कंबाइंड टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि अल्ना और रेडियस दोनों ही फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कई बार अल्ना और रेडियस आपस में फ्यूज़ हो जाए, आपस में वहाँ पे यूनियन हो जाए, तो वहाँ पे एक तरह से क्रॉस यूनियन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पिक्चरली आपको दिखा दूँ तो ये मान लीजिए रेडियस बोन है और ये है अल्ना बोन, ठीक है, और ये दोनों ही यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है। तो एक नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों को फ्यूज़ होना चाहिए आपस में, लेकिन क्रॉस यूनियन में क्या होता है कि ये भी आपस में फ्यूज़ होने लगते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर सेगमेंट आसपास आ जाते हैं, तो ये दोनों फ्रैक्चर एक दूसरे से फ्यूज़ होने लगते हैं या फिर यूनियन होने लगते हैं, इसकी वजह से हमें क्रॉस यूनियन होता है। फिर है डिलेड यूनियन, यानी कि समय लगता है यूनियन होने में, क्योंकि जब काफ़ी डिस्टेंस रहता है फ्रैक्चर सेगमेंट के बीच में तो वहाँ पर समय लगता है, डिले होता है यूनियन होने में। फिर माल यूनियन, यानी कि यूनियन ठीक से हुआ नहीं है, ऐसे होना चाहिए यूनियन, ऐसे ना होने के बजाय ये इस तरह से यूनियन हो जाता है, इस तरह से यूनियन, इस तरह से यूनियन होने के बजाय ये इस तरह से यूनियन हो जाता है, यानी कि माल यूनियन हुआ है। नॉन यूनियन यानी कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई यूनियन ही नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई फ्यूज़न नहीं हुआ है। तो ये इनके कॉम्प्लिकेशंस थे। यूनियन के बाद आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, इसके ऊपर में मैंने एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल अपने ब्लॉग में लिखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर के उस आर्टिकल को पढ़िए, आपको उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिलेंगे जिससे आप अपने पेशेंट को फ़ायदा दिला सकते हैं, ठीक है। वो आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िए।